मोबाइल फोन्स ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। सिर्फ छोटे बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि गांव और कस्बों में भी हर वर्ग के लोग आज मोबाइल फोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यही मोबाइल फोन अपराध के हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। हेलो 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 सर, मैं स्काईटेल से बोल रही हूँ। हमारी कंपनी नए पोस्टपेड कनेक्शन के लिए एक ऑफर दे रही है। इतना कुछ चाहा था लेकिन कुछ ना हो पाया। ना माँ को खुश रख पाया, ना अपनी बहनों की जिंदगी में रंग भर पाया। अपनी ही चाहतों में बस खुद को छलता चला गया। मारो दिकरो गौतम कल सुबह ऑफिस जाने के लिए निकला था, पर उसके ऑफिस वाले बोल रहे हैं वो ऑफिस पहुंचा ही नहीं है। कहाँ जॉब करता है ये गौतम? सर, भाई टेक्सटाइल कंपनी के अंदर सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर है। दिवस रात बस ऑफिस के काम में ही बिजी रहता था, न खाने का होश न आराम की फुर्सत। गौतम भैया, आप अभी तक काम कर रहे हो, चलो खाना लग गया है। नहीं करूँ ना, मुझे 10-15 मिनट और लगे तो खा ले। अदिति ये मत करो भैया, पहले खाना खाओ, काम बाद में। तुम हंस रही हो माँ? माँ मैं तो कहता हूँ ना, करुणा से पहले अदिति की शादी करवा के उसे विदा कर देते। बहुत परेशान करती है। हम दोनों से बड़े तो आप हो ना, तो पहले आपकी शादी होगी। वैसे भी करुणा दीदी ने आपकी प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पे पहले ही बना दी है। गौतम बेटा, तुम्हारा फोन बज रहा है। बॉस का है, ऑफिस से होगा। मैं बाद में बात कर लूंगा, पहले खाना खा लेते हैं। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर, गौतम का फोन स्विच ऑफ है। गौतम के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और ये भी पता करो कि जब उसका फोन स्विच ऑफ हुआ तो किस लोकेशन पे था। सर ठीक है, जैसे ही हमें गौतम के बारे में कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। सर, गौतम पहले तो अच्छा काम कर रहा था, लेकिन प्रमोशन के बाद से इसका फोकस काम से हट गया। वो ऑफिस हाउस में भी अपने पर्सनल कॉल्स में बिजी रहता। किससे बातें करता था वो? कोई गर्लफ्रेंड थी? अब ये तो अंदाजा नहीं है मुझे, पर મને લાગે છે કે એને કોઈ ફેમિલી प्रॉब्लम હતી। फैमिली प्रॉब्लम? आपसे कुछ बताया था उसने? जी नहीं सर, कुछ बताया नहीं, लेकिन एक बार यहाँ पे उसकी एक रिश्तेदार आई थी और उसे झगड़ने लगी। कौन रिश्तेदार? गौतम ने बताया था वो उनकी मौसी थी। उनके बीच कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट था। ना साहब, हमारी कोई बहन ही नहीं है, तो गौतम की मासी कैसे होगी? शायद आपकी कोई कजन? ना ना साहब, हमारा कोई भी सगे वाले के साथ कोई झगड़ा नहीं है, और इस बारे में गौतम ने हमें कभी कुछ भी नहीं बताया।
गौतम के घर वाले इस औरत को नहीं जानते तो ये औरत आखिर है कौन जो गौतम से लड़ने उसके ऑफिस में गई? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि गौतम के घर वाले हमसे कुछ छुपा रहे हो? एक काम करो, इस स्केच को शहर के हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और पता लगाओ कि ये औरत आखिर है कौन। सर सर गौतम का फोन 7 अगस्त सुबह 9 बजे तक मरौली में एक्टिव था, उसके बाद से बंद आ रहा है। मैंने गौतम की फोटो मरौली के सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दी है। गौतम की कॉल रिकॉर्ड्स में उसकी मौसी से रिलेटेड कोई नंबर सामने आया क्या? सर गौतम ने जिन नंबरों से बात की वो सारे नंबर से मैंने कांटेक्ट किया है, लेकिन सर उसमें से एक नंबर ऐसा है जो लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। किसका नंबर है वो? पापा मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। चुप! शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहने में? अब तू इस घर से बाहर नहीं निकलेगी। चल! पापा प्लीज, पापा 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 खोलिए ना। जी मंजुला शाह? जी मैं मंजुला शाह हूँ। आपका फोन बंद क्यों है? सर मेरा फोन तो ऑन है। 8655570123 ये नंबर पिछले 4 दिन से बंद है। सर मेरा नंबर तो 9892432153 है। लेकिन ये नंबर तो आपके नाम से रजिस्टर्ड है। सर ये मेरा नंबर नहीं है। गौतम कहाँ है? सर कौन गौतम? ये गौतम जिसकी आपसे फोन पे बात होती थी। सर मैं कोई गौतम को मैं नहीं जानती और मैंने कभी इससे बात भी नहीं की है। इसे भी नहीं जानती? सर आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना मैं वो नंबर यूज करती हूँ ना मैं इन लोगों को जानती हूँ। सर मंजुला शाह पिछले कई सालों से बडोली में ही रह रही है। वो बडोली के किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर है। पिछले 1 महीने से वो रोजाना वहां जा रही है। लेकिन सर जो नंबर उसकी आईडी देके खरीदा गया था सूरत में, वो पिछले 1 महीने से सूरत में ही एक्टिव है। तुम ये कहना चाहते हो कि किसी ने मंजुला शाह की आईडी से सूरत में उसके नाम से एक सिम कार्ड एक्टिवेट करवाया? सर मंजुला शाह का कहना है कि उसके आईडी के स्कैन्ड पेपर्स उसकी पुरानी मेल आईडी में सेव्ड थे, जो पिछले महीने सूरत के किसी साइबर कैफे से ओपन हुए। सर्वर प्रोवाइडर के नोटिफिकेशन के बाद उसने अपनी ये पुरानी मेल आईडी बंद कर दी। इस साइबर कैफे से किसने लॉगिन किया था? सर ये काफी समय पहले हुआ था, इसलिए साइबर कैफे वाले के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। गौतम की गुमशुदगी का तार फेक आईडी देकर खरीदे गए इस नंबर से जुड़ा था और अब इस केस में ऐसे कई तार जुड़ने वाले थे जो इस केस को और भी ज्यादा उलझाने वाले थे। गौतम के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट और बैंक अकाउंट सबकी डिटेल निकालो। मुझे लगता है कि गौतम या तो खुद किसी अपराध का शिकार हुआ है या उस औरत के साथ मिलकर कोई ऐसा अपराध करके फरार है जो अब तक सामने ही नहीं आया। हेलो जया क्या है यार तू? वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। मुझे कुछ छुपा मत जया, मुझे सब पता चल गया। क्या पता चल गया? गौतम के लापता होने से 1 दिन पहले तक गौतम अपने अकाउंट से हर 3-4 दिन में ये पैसे विड्रॉ कर रहा था। बता सकती हैं क्यों? ना साहब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि गौतम इतने पैसे क्यों निकाल रहा था। अच्छा गौतम कोई छोकरी साथे? ना ना साहब मारा गौतम नु किसी भी छोकरी के साथ कोई अफेयर नहीं था। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड। बोल रोशन। सर मंजुला शाह की आईडी से खरीदा गया नंबर अभी भी उधना में ऑन हुआ है और उस नंबर से कॉल भी हुई है। सर फोन तो बंद हो गया। इस नंबर से जिसे कॉल किया गया उसकी लोकेशन पता करो। सर
सर दूसरा नंबर भी इसी लोकेशन पे एक्टिव है। हो सकता है दोनों साथ ही हो, ट्रेस करो। सर पिनाकिन पटेल। सर ये वो नंबर नहीं जो मंजुला शाह की आईडी देकर खरीदा गया था। लेकिन इसे भी उस नंबर से फोन किया गया था। इसका गौतम और उसकी सो कॉल्ड मौसी के साथ कोई कनेक्शन जरूर होगा। रिसीव करो। हेलो पिनाकिन, घर कब आ रहे हो? कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ, पर आप कौन? आप लोगों ने खुद मेरे पति को मारा है और मुझसे पूछ रहे हैं कि पिनाकिन को कौन मार सकता है। ये क्या बोल रही हैं आप? साफ साफ कहिए। साफ साफ ही बोल रही हूँ। पिछले 10 दिनों से आपके डिपार्टमेंट के एक पुलिस ऑफिसर ने मेरे पति का जीना हराम कर रखा था। पिनाकिन पटेल सर। हाँ सर, वो सृष्टि, तुम अंदर जाओ, जाओ। उसने रिश्वत ली तुम्हारे पति से? सर वो मेरे पति को ब्लैकमेल करता रहता था। किस बात के लिए? सो बात छुप पिनाकिन, तुमने उसे पैसे क्यों दिए? अगर मैं उसे पैसे नहीं देता ना तो मेरा एनकाउंटर कर देता। तो तुम इतनी जासूसी मत करा, जो तेरा काम है तू वो कर, समझी गई? पिनाकिन ने मुझे कभी कुछ भी नहीं बताया, पर वो बहुत परेशान रहते थे। मैंने उनको कई बार घर से पैसे ले जाते हुए भी देखा था। कौन ऑफिसर था वो? उसका नाम, बैच कुछ नोटिस किया? मुझे उतना ध्यान नहीं है, लेकिन सर उसी ने मेरे पति को मारा है सर पिनाकिन पटेल शेयर ब्रोकर था। मैंने पिनाकिन और गौतम के कॉल रिकॉर्ड्स मैच किए। दोनों के बीच में फोन पे कभी बात नहीं हुई थी। लेकिन सर पिनाकिन और गौतम के कॉल रिकॉर्ड्स में वो नंबर कॉमन है जो मंजुला शाह की आईडी देकर खरीदा गया था। इस नंबर से पिनाकिन को भी कॉल होता था और गौतम को भी। पिनाकिन की बीवी सृष्टि ने कभी भी उस लेडी को पिनाकिन के साथ नहीं देखा, गौतम ने जिसे अपनी मौसी बताया था। लेकिन सृष्टि के बयान के मुताबिक एक पुलिस ऑफिसर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसा करो, उस पुलिस ऑफिसर का एक स्केच बनवाओ और पता करो कि वो कौन से पुलिस स्टेशन से बिलोंग करता है। सर गौतम की गुमशुदगी से शुरू हुआ ये केस अब सूरत के बिजनेसमैन पिनाकिन पटेल की हत्या से भी जुड़ गया और पुलिस ये जानने में जुट गई कि आखिर वो कौन पुलिस ऑफिसर था जिससे पिनाकिन की बीवी ने पिनाकिन को धमकी और उससे रिश्वत लेते हुए देखा। हाँ सर, हाँ यही था। पर जो सच्चाई पुलिस के सामने आई उसने इन केसेस की नई परतें खोल दी। सर इस शक्ल का कोई भी पुलिस अफसर गुजरात पुलिस में नहीं है। मतलब ये कोई क्रिमिनल है जो खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर पिनाकिन से पैसे वसूल कर रहा था। लेकिन क्यों? कहीं मंजुला शाह की आईडी देकर खरीदा गया नंबर ये आदमी ही यूज तो नहीं कर रहा था, क्योंकि पिनाकिन की डेथ वाली स्पॉट पर वो नंबर एक्टिव था। लेकिन इस आदमी का गौतम से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये तो भाई के दोस्त हैं। दोस्त? नाम शू छे एनो? नाम मने नहीं खबर। आपको तो पता होगा। नहीं, माँ और दीदी इन्हें नहीं जानते। केम के भाई को मैंने ही इनके साथ मार्केट में देखा था। भैया ये पुलिस वाला कौन था? हाँ, वो मेरा दोस्त था।
पहले तो कभी नहीं देखा आपके साथ। अरे पुराना दोस्त है, आज अचानक से ऐसे मिल गए थे तो बातें कर रहे थे। चलो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। अगर वो गौतम का दोस्त था तो यही थ्योरी बनती है कि गौतम लापता नहीं बल्कि फरार है, और हो सकता है कि वो अपने दोस्त और सो कॉल्ड मौसी के साथ मिलकर कुछ तो फ्रॉड करता था जो पिनाकिन पटेल इनका शिकार बना। अब इन तक पहुंचने के लिए हमें यह पता लगाना है कि उन्होंने पिनाकिन के साथ ऐसा क्या फ्रॉड किया था और उसका मर्डर क्यों हुआ। पुलिस अब इस जांच में जुट गई कि पिनाकिन पटेल आखिर किस फ्रॉड का शिकार हुआ था। साथ ही साथ पुलिस ने गौतम के अचानक गायब होने को भी अलग नजरिए से खंगालना शुरू किया, और जो खुलासे हुए उन्होंने इस केस को फिर से एक नया मोड़ दे दिया। सर, गौतम के फ्रेंड अकाउंट से पता चला है कि उसकी ज्यादातर बातें शगुन नाम की लड़की से हुआ करती थी। किस तरह की बातें? सर, वो एक दूसरे से काफ़ी पर्सनल बातें शेयर करते थे और मुझे लगता है दोनों के बीच में अफेयर था, और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पर्सनल फोटोज भी शेयर करते थे। सर, ये फोटोग्राफ्स शगुन के अकाउंट से 31 जुलाई को पोस्ट की गई हैं, और उसी दिन गौतम ने भी इसी तरह की फोटोज शगुन को पोस्ट की हैं। बता सकते हो ये लड़की है कौन और रहती कहाँ है? कुछ टाइम दीजिए, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। इस लड़की से गौतम ने अश्लील चैटिंग ही नहीं बल्कि इस लड़की ने अपने अश्लील फोटो इसे पोस्ट भी किए थे, और गौतम ने भी अपने ऐसे ही फोटो इसे भेजे थे। पर साहब, हम किसी शगुन को नहीं जानते। मेरा गौतम ऐसी हरकत नहीं कर सकता साहब। आप लोग गौतम के बारे में जानते क्या है? सिर्फ यही ना कि सूरत में किसी कंपनी में जॉब करता है। जॉब के अलावा वो क्या क्या करता था, किससे मिलता था, किससे अफेयर था, कुछ नहीं जानते आप लोग। मेरा गौतम बहुत समझदार है, वो गलत नहीं हो सकता। उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा सर। मन लागे कि वो किसी मुसीबत में, आप उसे ढूंढ लो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पगे पड़ो तुम्हारा साहब, मेरा दिकरा नहीं छोड़ती आपको। गौतम की सोशल नेटवर्किंग साइट में जिस लड़की की पहचान शगुन नाम से सामने आई थी, आखिर इसकी वजह क्या थी, और गौतम के अचानक गायब हो जाने का इस घटना से क्या ताल्लुक था? यह केस छलावों से भरा हुआ था और हर अनसुलझा सवाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन को बार बार भटका रहा था। सर, आईटी एक्सपर्ट के मुताबिक जो लड़की गौतम से शगुन नाम से टच में थी, वही लड़की पिनाकिन पटेल से कनिका नाम की प्रोफाइल बना के टच में थी। ये देखिए सर, 23 जुलाई को इसने अपनी न्यूड फोटोग्राफ्स पिनाकिन पटेल की प्रोफाइल पे पोस्ट की, और उसी दिन पिनाकिन पटेल ने भी गौतम की तरह अपनी न्यूड फोटोग्राफ इसकी प्रोफाइल पे पोस्ट की। ये देखिए सर, ये लड़की बड़ी शातिर है। इसने दोनों ही प्रोफाइल में अपनी फेक इंफॉर्मेशन दी है, और जिस सर्वर के थ्रू ये पिनाकिन से और गौतम से टच में थी, उसका आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं हो पा रहा है सर। इसकी असली पहचान पता करने का कोई तरीका? सर, मैंने आईटी एक्सपर्ट से बात की है, वो कोशिश कर रहा है। कनिका नाम की प्रोफाइल बना के ये लड़की फेसबुक अकाउंट के थ्रू पिनाकिन से चैटिंग कर रही थी, और शगुन नाम की प्रोफाइल से गौतम से। इसने इन दोनों से दोस्ती बढ़ाई। फिर 23 जुलाई को इसने अपनी न्यूड फोटोग्राफ्स पिनाकिन को पोस्ट की, और 31 जुलाई को गौतम को। फिर दोनों से एक जैसी मांग की। कैसी लग रही हूँ मैं? Rocking. Let's meet someday. जरूर, लेकिन I want to see you too, like me. मुझे तो देख लिया तुमने, लेकिन अब मुझे नहीं दिखाओगे कि तुम बिना कपड़ों के कैसे दिखते हो। और जैसे ही पिनाकिन और गौतम ने अपनी न्यूड फोटोग्राफ्स इस लड़की को पोस्ट की, एक फेक पुलिस ऑफिसर इनके आसपास देखा गया। पिनाकिन की वाइफ के मुताबिक ये पिनाकिन को ब्लैकमेल कर रहा था।
पिनाकिन इसे पैसे दे रहा था, लेकिन गौतम भी अपने अकाउंट से लगातार पैसे विड्रॉ कर रहा था। इसका मतलब है कि गौतम भी ब्लैकमेल हो रहा था, लेकिन इसने अपनी बहन को झूठ बोला। भैया ये पुलिस वाला कौन था? हाँ, वो मेरा दोस्त था। लेकिन इसमें इस मौसी का क्या रोल हो सकता है? हो सकता है ये मौसी भी इसके साथ मिली हुई, लेकिन ये लोग क्या बोलकर पिनाकिन और गौतम को ब्लैकमेल कर रहे थे, इसका पता तभी लग सकता है जब इनमें से कोई एक हमारे हाथ लगे। हेलो हेलो सर, मैं स्काइटेल से बोल रही हूँ। हमारी कंपनी नए पोस्टपेड कनेक्शन के लिए एक ऑफर दे रही है। नहीं मैंने नवा नंबर नहीं जरूर नहीं। ओके सर, बट आप अपने फ्रेंड्स और कोलिग्स मुझे रिकमेंड कर सकते हैं जो नया सिम लेना चाहते हो। आई एम बिजी, क्या आप मुझे बाद में कॉल कर सकती हो? ओके सर। नहीं सर, मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा। लेकिन सर ये है कौन? इस लड़की से गौतम ने अश्लील चैटिंग ही नहीं, बल्कि इस लड़की ने अपने अश्लील फोटो इसे पोस्ट भी किए थे, और गौतम ने भी अपने ऐसे ही फोटो इसे भेजे थे। माँ संभालो अपने आप को। हेलो हेलो सर, मैं सपना। सपना? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। सर मैं स्काइटेल से आपको फोन किया था नए सिम कार्ड के लिए। ओ हाँ सपना, सॉरी मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूंगा। नो प्रॉब्लम सर। थैंक्स। बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। थैंक्स। अगर मैं आपको कॉल करूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? सर, गौतम और पिनाकिन का एक कॉमन लिंक पता चला है। दोनों ने ही एक मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी प्रोफाइल बनाई हुई थी, ये देखिए। लेकिन पिनाकिन तो शादीशुदा था, फिर उसने इस मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी प्रोफाइल क्यों बनाई? सर मैंने पिनाकिन के बारे में पता किया, वो बड़ा ही अय्याश किस्म का आदमी था। उसके कई लड़कियों के साथ अफेयर चल रहे थे और इस साइट के थ्रू वो लड़कियों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन पिनाकिन उस लड़की के कांटेक्ट में कैसे आया? सर इस साइट के थ्रू तो नहीं लगता, क्योंकि जब मैंने इस लड़की का प्रोफाइल इस साइट पे सर्च किया तो पता चला इसने जया सोनी के नाम से अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है। ये देखिए सर, फोटो एकदम अलग अवतार में है। ये प्रोफाइल बनाने के लिए जो आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हुआ है उसका पता चल गया है सर। चलो जी जया सोनी यहीं रहती? जी सर, लेकिन घर पर तो कोई नहीं है। फिर कहाँ है? नहीं, जया ने सुसाइड की कोशिश नहीं की है। आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। ये इन्फॉर्मेशन हमें आपकी सर्वेंट ने दी है, और जो कुछ हमसे छिपाया जा रहा है वो आपसे नहीं, जया से मिलकर क्लियर करेंगे। सर, मैं किसी गौतम को नहीं जानती और ना ही किसी पिनाकिन को। मैंने कोई फेक प्रोफाइल नहीं बनाई है और ना ही कोई फोटोग्राफ। पता नहीं किसने मेरी फोटोग्राफ पॉर्न साइट पे अपलोड कर दी। अच्छा, तुम्हारी फोटोग्राफ्स पॉर्न साइट पे अपलोडेड हैं? पर सर मेरे पेरेंट्स मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे। उन्हें लगता है कि मैं ही गलत हूँ। ये केस हर पड़ाव के साथ एक नई भूल भुलैया में उलझ रहा था, और जब पुलिस ने जया का बैकग्राउंड क्रॉस वेरीफाई किया तो अपराध की फेहरिस्त तो बढ़ गई, लेकिन असल अपराधी तक पहुंचने के सुराग खो गए। पिनाकिन, गौतम और जया तीनों की प्रोफाइल एक ही मैट्रिमोनियल साइट पर है। नहीं, ऐसा तो नहीं वो क्रिमिनल्स इस मैट्रिमोनियल साइट हमसफर.com के ही हमराज हैं? हो सकता है सर। कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। Can I get a picture of yours like this?
सर, पिछले 2 महीने तक यह औरत हमसफर.com की अहमदाबाद ब्रांच में रिसेप्शन की जॉब कर रही थी। इसका नाम मोहिनी लोधिया है। इसका पुराना नंबर फिलहाल बंद है, लेकिन इसका एड्रेस मिल गया है सर। चलो। मैडम क्या जाओ छो? मैडम क्या जाओ छो तुम्हें? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप? मैं कौन हूं तो छोड़, तू क्या चीज है ये पता चल गया है मुझे। हाँ? देख इसे। मैडम प्लीज हम अकेले में बात करेंगे ना हम। आप बैठे मैडम। जी साहब। मोहिनी लोधिया यहीं रहती हैं? हाँ, वो मेरे पहले वाले पे यहाँ पे किराए पे रहती थी, लेकिन 15 दिन पहले ही वो घर खाली करके जा चुकी है। साहब ये अक्सर उससे मिलने आया करता था यहाँ। इन दिनों को कभी यहाँ देखा है? मोहिनी लोधिया से मिलना है, कहाँ है? साहब इसे मैंने बताया था कि मोहिनी पहले वाले पे रहती है, तो वो तो वहाँ चले गया था, लेकिन इसे मैंने कभी नहीं देखा। ये यहाँ कब आया था? ये मोहिनी के घर खाली करने से 1 हफ्ते पहले आया था यहाँ। अभिज्ञान, मेरी मौसी स्ट्रिक्ट है, उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। सपना, उन्होंने पूरे ऑफिस के सामने मेरी बेइज्जती की। मैं क्या करूं अभिज्ञान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरी मौसी ने मुझे तुमसे अलग करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा कुछ नहीं करोगी सपना। देखो मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, क्या तुम कल शाम डॉग कैफे में मुझे मिलने आ सकती हो? તું જ અભિયાન છે ને? હા, પણ તમે? નામ नहीं दिख रहा? तो ये गिरफ्तार करने आया हूँ। तेरी गर्लफ्रेंड सपना ने सुसाइड करने की कोशिश की है और उसकी मौसी ने कहा है कि इसका कारण तू है। ना 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 साहब, वो झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। गिड़गड़ा मत, अब ध्यान थी सांभळ मारी बात। सर, पिनाकिन का मोहिनी से मिलने का क्या राज हो सकता है? हो सकता है कि पिनाकिन को पता चल गया हो कि ये औरत उस नकली इंस्पेक्टर के साथ मिलकर इसे ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए इन दोनों ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि गौतम इस वक्त कहाँ है? अभिज्ञान शर्मा, तुम मुझसे मेरी भांजी की इज्जत का सौदा कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं आपके पैर पड़ूंगा, आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस ये केस वापस। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जेल भिजवा के रहूंगी। हेलो सर, वलसाड रेलवे स्टेशन के पास करीब 20 दिन पहले एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिली। लाश की कंडीशन बहुत बुरी थी, पहचान नहीं हो पा रही थी, इसलिए अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये रही फोटोज। नहीं साहब, ना, हमारा गौतम नहीं थी साहब, वो जिंदा है, आप उसे ढूंढ दीजिए साहब। साहब मारो दिख रहा नहीं, मारे वो मारो गौतम दिया। क्या वो लाश वाकई गौतम की नहीं थी, या ये महज एक माँ की ममता का भावुक दावा था कि उसका बेटा जिंदा है? अगर गौतम जिंदा था तो कहां था? ये सवाल इस केस का एक अनसुलझा मापदंड था और तलाश का विषय भी। लेकिन बहुत ही जल्द इस केस में एक नई इंफॉर्मेशन का खुलासा हुआ। सर, मोहिनी का कॉल रिकॉर्ड चेक किया, उसकी किसी प्रफुल्ल शाह नाम के आदमी से बहुत बातें होती थी, लेकिन सर पिछले 1 महीने से इसका नंबर बंद आ रहा है। मैंने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से इसके सिम कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म निकलवाया, ये रहा सर, और ये रहा स्केच, दोनों वही आदमी है सर।
सर ये वही आदमी है जिसे गौतम की बहन और पिनाकिन की बीवी ने पुलिस यूनिफॉर्म में देखा था। रावल तोड़ दो। सर नरेश ऊपर देखो। सर हेलो, पैसे लेकर आ रहे हो या नहीं, पैसे का इंतजाम हो चुका है। कहाँ लाने हैं? इसका नाम अभिज्ञान शर्मा है, अहमदाबाद में रहता है। हेलो, ठीक है, तुरंत मुझे एसएमएस करो। सर अभिज्ञान का मोबाइल नंबर पता चल गया है। हेलो सर, अभिज्ञान के घर ताला लगा है। सर वो लड़का फोन नहीं उठा रहा है। हेलो, तूने तो बोला था पैसे लाएगा और अब बोल रहा है पैसे नहीं लाया। पकड़ो इसे। रुको, खोल इसे। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। ले जाओ। अरे चलो शुरू हो जाओ। हाँ सर, हम अभिज्ञान से पहले गौतम और पिनाकिन को ब्लैकमेल कर रहे थे। उन दोनों का मर्डर भी तुम लोगों ने किया ना? हमने सिर्फ पिनाकिन को मारा था सर। क्यों मारा पिनाकिन को? वो हमें उल्टा ब्लैकमेल कर रहा था। कैसे? पिनाकिन ने फेसबुक अकाउंट में अलग अलग नामों से
कई प्रोफाइल बना रखी थी। जब हम उसे ब्लैकमेल कर रहे थे तभी मैं उसे दूसरा आदमी समझकर भी फंसाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उसे पता चल गया और उसने हमें धमकी दी। बहुत हो गया तुम दोनों का, समझे? अब तुम दोनों मिलके मुझे 10 लाख रुपए दोगे, वरना ये जो पुलिस बनने का नाटक है ना, नकली, असली पुलिस से पकड़वाऊंगा, समझे? हमने उसे शौक किया कि हम उससे डर गए हैं। पर हमने गौतम को नहीं मारा सर, बस उसे ब्लैकमेल किया था। समझने की कोशिश करो प्लीज। देखो 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, मैं नहीं दे पाऊंगा। कल तक का टाइम है तेरे पास। अगर तूने मुझे पैसा नहीं दिया ना तो पुलिस तेरे घर से तुझे जलील करके ले जाएगी, समझी गए हो? लेकिन अगले दिन से उसका फोन बंद हो गया। हमने उसके ऑफिस में पता लगाया तो पता चला कि उसके घर वालों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट की है। जिस नंबर से गौतम को कांटेक्ट करते थे उसी नंबर से पिनाकिन के भी टच में थे, इसीलिए मर्डर के बाद हमने वो सिम निकाल के फेंक दिया। सर मुझे नहीं लगता कि गौतम जिंदा है, क्योंकि जिस तारीख को ये डेड बॉडी मिली उससे एक दिन पहले ही वो लापता हुआ। गौतम के पास मोहिनी को देने के लिए पैसे होंगे नहीं। गौतम डर गया कि कहीं उसे अपनी माँ और बहन के आगे जलील ना होना पड़ जाए, इसलिए आत्महत्या करने के अलावा उसे कुछ सूझा नहीं। तेरा पेट निकल रहा है, ऐसा हो गया एकदम। ऐसे चलने लगा, ऐसे निकल रहा। अरे भाई लोग, बैचलर तो मैं हूँ, शादीशुदा लोगों को ऐसा देखना शोभा नहीं देता। हाँ, यही बोल बोल के ना अपना बैचलर होने का फायदा उठाता है। ये बैचलर बनना है ना, 2 घंटा और भाग जा। सामने बहुत हो गया। अभी क्या है कि मैं शादीशुदा लोगों की लिस्ट में आ गया। हाँ, अब ठान ली है तूने तो चढ़ जा सूली पे। ले भाई ये लगा फूला, अभी दिखता है दूल्हा। આ શું છે? આ રોજ લગાવવાનું મારું સ્ટાઇલ નથી। तेरे बाबा आदम के जमाने का स्टाइल है ना, पुराना हो गया है, अब स्टाइल बदलना पड़ेगा। तो भाभी इंप्रेस कैसे होगी? શું વાત કરો છો? अरे इम्प्रेस नहीं होती तो शादी के लिए तैयार कैसे होती थी? ये हो। क्या चल रहा है? अरे तुम लोग तैयार हुए कि नहीं अभी? अरे कब से तैयार होके बैठे हम लोग? तुम लोग को बहुत टाइम लगता है तैयार होने में, हैं? तुम्हारे आधे टाइम में ना लड़की तैयार हो जाती है। झूठे। ये बूटा किसको बोला? अरे सांभलो, अभी टाइम पास मत करो, अपना नंबर आता ही होगा। मैं वो एक्नॉलेजमेंट वाला पेपर साइन करके आता हूँ। हाँ, अभी तेरा साइन करने का टाइम शुरू हो गया है, अभी सब साइन करते रहे। जा 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 जा। अरे यार इसकी शादी के चक्कर में दिमाग थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन टेंशन बहुत है यार। मुंह बंद रख अपना, ये जगह सही नहीं है वो बात करने के लिए। हाँ, हम लोग बाद में बात करते हैं, अभी नहीं। हम लोग बाद में बात करेंगे। भाभी आ गई। कुंदन, भाभी आई। आज मेरे लाइफ का सबसे अच्छा दिन है, वरना
पहली असफल शादी के बाद तो मैं बिल्कुल टूट ही गया था। नमस्ते भाभी। रोमांस पति क्यों? नहीं, रोमांस का टाइम मिलेगा ना। सिग्नेचर चलो। बाकी बाद में। हाँ। अरे भाभी जी, मैं तो भाई साहब को भी बोल रहा था कि आप भी चांस मार लो। हाँ? ए भाई, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, अब और नहीं झेल सकता। तुम लोग डिसाइड करो क्या करने का है। ए भाई, ये तू अकेला नहीं है, हम लोग भी परेशान है ना। और देख, आज मुंह बंद रखो। कुंदन की मैरिज पार्टी है। क्या सीक्रेट बातें चल रही है भाई? अरे नहीं भाई, कोई सीक्रेट बात नहीं है। हम लोग तो ये बोल रहे थे पार्टी बहुत अच्छी है। मजा आ गया। नमस्ते भाभी। भाई, भाभी का भी जवाब नहीं है। नहीं मतलब इस उम्र में भी इतना मेंटेन करके रखा है। नहीं, और एक हमारी वाली है, कहां से कितनी बढ़ रही है इनको खुद को मालूम नहीं है। चुप कर। नहीं मजा खूब खुश रहो। एक नंबर की नौटंकी है ये। चित्राली, देख तो जरा कैसे नाटक कर रही है। एक्ट्रेस होने का पूरा फायदा उठा रही है। ब्लाउज तो देखो मैडम का, इतना लो नेक शरीफ घर की औरतें पहनती हैं भला। कुंदन भाई साहब ने पता नहीं क्या देखा इसमें जो इस पे रीझ गए। अरे कुंदन भाई साहब को छोड़, भाई साहब को देख, लगता है लाइन में सबसे पहले हैं। क्या हो रहा है ये? बड़ी आंखें नचा रहे हो? सामने इतनी अच्छी चीज हो तो आंखें खुद ब खुद नाचने लग जाती है ऐसे। बेशर्मी की हद है ये। अरे सांभर मारी बात तो सांभर। किसी ने सच ही कहा है, जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो सब काम उल्टे करता है। अरे तो तेरे को क्या करने का? उसकी वाइफ है, उसकी लाइफ है, तुझे क्या टेंशन है? हैं? आपको क्या पता? आगे क्या होगा किसको पता? तारक बेटा, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरी शादी नहीं हो पाई। बात हमें काई पण ना बोलो, मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का। काका, मधु कहीं दिखाई नहीं दे रही। इधर ही कहीं होगी। नहीं, अभी तो यहीं थी, पर पता नहीं कहां चली गई। अरे लेकिन किधर जाएगी, ढूंढ लो ना। तस्वीर तुम्हारी बहुत अच्छी आती है। बाबूजी को तो दिखाना बनता है, ये कैसा लगेगा? हाँ? हिम्मत है तो जाके दिखा दो। मेरे बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो तो। लात मार दी जाएगी तो कहां जाओगे? हाँ, इसलिए अपनी औकात में रहो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये गन? कुछ नहीं, कल वो क्या कर रहे हो? प्लीज चले जाओ यहाँ से। प्लीज ले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मुझे धोखा देने की सोचना भी मत, समझी ना? सब लोग अपना अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। हाँ।
आज ये मैटर हम सब के लिए क्लोज कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत हो गया, अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो निकलते हैं। जुबिन बेटा, कल से तेरे पापा का कुछ पता नहीं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और फोन भी नहीं लग रहा। The number you are calling is switched off. Please call क्यों नहीं लग रहा है? क्यों स्विच ऑफ बोल रहा है फोन? આપ જે સબસ્ક્રાઇબરને કોલ કરી રહ્યા છો તે હમણાં સ્વિચ ઓફ છે. કૃપયા થોડા સમય પછી કોલ કરો. તારક દીકરા ક્યાં છે તું? इससे पहले भी ये चारों इस तरह कभी गायब हुए? नहीं सर, वेकेशन और पार्टियों में जाते हैं, पर हमें बता के जाते हैं। सर, कल से इन चारों के फोन्स भी ऑफ है। प्लीज सर, आप कुछ कीजिए। मेरे पापा इस शहर के जाने माने ज्वेलर हैं। उनका गायब होना कोई छोटी बात नहीं है। वैसे इन चारों में से आप किसकी औलाद है? सर, ये मेरा बेटा अतुल है, कल ही लंदन से आया है। और ये मेरा दामाद तन्वेश है। अल्पेश सर, इन चारों लोगों के मोबाइल्स की लास्ट लोकेशन की डिटेल्स निकालो और कॉल रिकॉर्ड्स भी होंगे। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर चारों दोस्त कल रात से गायब हैं। फिरौती का कोई कॉल नहीं, और सर तारक की गाड़ी भी गायब है सर। इसका मतलब तारक की गाड़ी से ही चारों लोग कहीं गए। चलो निकलते हैं। लेकिन कहाँ और क्यों ये नहीं मालूम। सर ये चारों कॉलेज टाइम से काफी गहरे दोस्त हैं। इनकी लास्ट लोकेशन सर एमजी रोड के पास दिखाई है सर। और सर उसके बाद से इन चारों के फोन एक साथ स्विच ऑफ हैं। फोन एक साथ बंद होने का ये भी तो मतलब हो सकता है कि इन लोगों ने प्लानिंग की हो और एक साथ कहीं गए। एमजी रोड की एग्जैक्ट लोकेशन पता करो कि लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे और क्या वजह थी कि इन चारों के फोन एक साथ बंद। सर चलो। यहाँ तो कुंदन की गन रखी हुई थी, कहाँ चली गई? सर यही वो लोकेशन है जहां उन चारों के लास्ट टाइम फोन स्विच ऑफ हुए थे। इसका मतलब है इन लोगों ने अपनी मर्जी से फोन स्विच ऑफ किए एक साथ। इनके बीच कुछ पक रहा था। एक काम करो, इन दोस्तों के बारे में पता करो, क्योंकि ये नॉर्मल मिसिंग केस नहीं है। इनकी फैमिलीज को खंगालो, इनके पास्ट और प्रेजेंट हिस्ट्री के बारे में पता करो और आसपास के एरिया को छान मारो। सर तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। ऊपर से खुशहाल और शांत दिखने वाली ये दोस्ती जमीनी हकीकत में अपने अंदर भूचाल लिए हुए है। सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। कमिश्नर साहब से मेरी बात कराइए, उनको जाकर बोलिए कि मंगल देसाई के बेटे का फोन। मेरे नाम पे और बिजनेस उसका, मंगल देसाई उसका और 20% मेरा। अगर उसे कुछ भी हो जाता तो उसका सारा हिस्सा उसके बहन अलका के नाम पे चला जाता। मेरा तो उसका। एक सेकंड, क्या है सर? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? पापा गायब है, सब यहाँ परेशान हो तुम। मैंने पार्लर का शुक्र मनाओ कि मैं टीवी देख रही हूँ, कुछ और भी मिला है। वरना मधु तुम जरूरत से ज्यादा ढीठ नहीं हो? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। पालतू हो, पालतू ही रहो। यार तुम अपने कुत्ते बिल्लियां खेल बंद करो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हारे पापा कल रात से घर नहीं आए और तुम दोनों लड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। थैंक यू सो मच माँ। फाइनली आपको समझ में आया कि गलती पे टोका जाता है। काश ये हिम्मत आपने पहले दिखाई होती और किसी की गलती पे किसी को टोका होता। वैसे अच्छा लगा इतने दिनों के बाद आपकी आवाज सुनकर।
पिछले कुछ दिनों में सेठ जी के बिहेवियर में कोई चेंज नोटिस किया आपने? नहीं सर, सेठ जी तो हमेशा की तरह नॉर्मल थे। किसी से कोई झगड़ा या आपसी दुश्मनी? सर दुश्मनी का तो पता नहीं, कुछ दिनों पहले पारिक जी उनके दोस्त आए हुए थे यहाँ पे, उन दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ। जुबिन तेरा बेटा है ना, मेरा पैसा डुबाया, मेरे को पैसा चाहिए। अरे भाई जो कंपनी में काम करता था ना वो कंपनी डूब गई, पैसा भी डूब गया। मेरे को रोना धोना नहीं है, मेरे को पैसा चाहिए तो चाहिए। तेरे को पैसा चाहिए ना, तो जाके पुलिस पे कंप्लेंट कर, जुबिन से पैसा ले ले। हाँ तो मैं भी देखता हूँ ना, मेरे को तो क्या चिल्ला के फायदा तेरे को? नहीं मैं जाता हूँ ना पुलिस में। ठीक है। हेलो, हाँ सर जुबिन की इंफॉर्मेशन मिल गई है सर। उठाओ उसे, हो सकता है सारे फसाद की जड़ यही हो। सर सर आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वो यही कहते थे कि बिजनेस करो, मैं उसमें पैसा लगा दूंगा, इसलिए मैंने 4 झूठी इन्वेस्टमेंट स्कीम बना दी और पापा के साथ साथ मैंने उनके दोस्तों से भी पैसे ले लिए। लेकिन सर देसाई अंकल सब समझ गए थे, उन्होंने पापा से अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। पैसे मांगे, उसके बाद? मेरे पास पैसे थे ही नहीं, देता कहां से? पैसे ना देने पड़े इस वजह से तुमने इन चारों को गायब कर दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। मतलब ये कि इनकी मीठी दोस्ती में ये पैसा है जिसने जहर घोला और जिसकी वजह से ये अलग हुए। ये भी हो सकता है कि जुबिन ने वसूली से बचने के लिए इन चारों का कोई इंतजाम कर दिया हो। फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करो, हो सकता है कुछ सच वहां छुपा हो। सर ये देखिए सर, इन सब ने अपने अकाउंट से एक साथ पैसा निकाला और एक ही अमाउंट निकाला सर ये देखिए 28 मार्च को पहले 10-10 लाख, उसके बाद 12 अप्रैल को 15 लाख सर, उसके बाद 23 अप्रैल को फिर से 15-15 लाख। 23 अप्रैल यानी उनके गायब होने के एक हफ्ता पहले? हाँ सर एक बात और सर, ये देखिए सर, कुंदन के अकाउंट से ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं निकला सर। इतनी रकम, और वो भी जुबिन का सच सामने आने के बाद निकाली गई है। ये और ही चक्कर चल रहा था, कहीं कुंदन ही तो कोई खेल नहीं खेल रहा? सर एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि इनसे ये पैसा जबरदस्ती निकलवाया जा रहा है, या तो ब्लैकमेलिंग के जरिए या फिर एक्सटॉर्शन। ये तो हमें पता करना पड़ेगा। पेच सुलझने की बजाय और उलझते जा रहे थे। हाथ हाथी दलीलें और सबूत मुजरिम को दबोचने के लिए नाकाफी थे। पुलिस हर पहलू का बारीकी से जायजा ले रही थी और इस संगीन अपराध को सुलझाने में जी जान से लगी थी। सर सबने चेक किया, सो उन तीनों ने ही अपने अकाउंट से पैसा निकाला, लेकिन पैसा निकालने के बाद वो पैसा कहाँ गया ये पता नहीं चल पाया। इसका मतलब इन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। तब तो पूरी संभावना बनती है कोई इन्हें पैसों के लिए परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से ये अंडरग्राउंड हुए या कहीं कुछ कर रहे हैं। सर अगर हम इस थ्योरी पर भी जाएं तो भी कुंदन को गायब होने की क्या जरूरत है? उसके अकाउंट से तो पैसा निकला ही नहीं, तो फिर उसके गायब होने की वजह? घर परिवार वाले लोग हैं, एक ही साथ बरसों से बिल्डिंग में रह रहे हैं। लेकिन अगर कोई पैसों के लिए परेशान कर रहा था तो उन्होंने परिवार वालों को क्यों नहीं बताया या साथ लेकर क्यों नहीं गए? और फिर मुझे लगता है कि जो हम सोच रहे हैं ना, उससे कहीं अलग है ये केस। सर इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि देसाई ने अपनी वसीयत में अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी मधु के नाम कर दी है सर। क्यों? उसने अतुल के नाम से कुछ भी नहीं छोड़ा? नहीं सर, कुछ भी नहीं। कहीं अतुल ये सब? बुलाओ सर। अपने पापा के अकाउंट से कुछ नहीं मिला तो उनका खाता ही बंद कर दिया। मैं ऐसा क्यों करूंगा? हाँ मैं पापा से नाराज हूं, लेकिन मधु तो उनसे हमेशा गुस्सा रही है। उनसे क्या, उनके सारे दोस्तों से गुस्सा रही है। इतनी बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ना पापा की इज्जत करती है, ना मम्मी की, ना मेरी, ना अपने पति की। रोज एक नए लड़के के साथ अफेयर करना तो उसकी आम बात हो गई है। ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग खराब हो गया है, मेंटल पेशेंट हो गई हो। पापा को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मुझे तो छोड़िए, लेकिन जो बंदा उनके सामने हमेशा दुम हिलाता रहता है, तन्वेश, उसको भी कुछ नहीं दिया।
सर अतुल के पास तो काफी रीजन है अपनी बहन और अपने बाप से नफरत करने के, यहाँ तक कि अपने बाप के दोस्तों से भी नफरत करता है। पर अल्पेश, क्या इतनी नफरत काफी है अपने बाप और उनके 3 दोस्तों को गायब करने के लिए? एक काम करो, मधु और अतुल पे 24 घंटे बारीकी से नजर रखो और उसके जीजा तन्वेश, उसको टटोलो। सर अपना ध्यान रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो मैं हूं तुम्हारे साथ। हाँ, अपना ध्यान रखना। मिस्टर तन्वेश, अगर फ्री हो गए हो तो चलें? हाँ सर, है मेरा अफेयर मेरी उस मेड के साथ। मैं क्या करता सर, इतने सालों से मेरी बीवी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया, लेकिन गैर मर्दों के साथ उसके संबंध हैं, वो रखती है सर। 24 घंटे उसकी नाक पर गुस्सा रहता है सर। निशाना साधने की प्रैक्टिस कर रही है वो। शूटिंग गैलरी, निशाना साधने के लिए? स्ट्रेंज। जी मैडम, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन क्यों? वो तो हम आपको पुलिस स्टेशन में ही बताएंगे, लेके चलो। चलिए मैडम। तुम अपने पापा से इतनी नफरत क्यों करती हो? जब कोई इंसान किसी से इतनी नफरत करता है तो उसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है, फिर वो रिश्ता कोई भी क्यों ना। मेरा बाप तो क्या किया था तुम्हारे बाप ने? बताओ, क्या किया था तुम्हारे बाप ने? वो बाप कहलाने के लायक नहीं है। बाप तो वो होता है ना जो अपनी बेटी की रक्षा करे, उसकी केयर करे, लेकिन मेरा बाप एक भेड़िया है जिसने मुझे नोच नोच के खाया था। मैं 14 साल की थी। मेरे बाप ने मेरा रेप किया, और एक बार नहीं, बार बार मेरी इज्जत को तार तार किया उसने। हमारी माँ जानती थी इस बारे में? जानती थी, वो सब जानती थी, लेकिन उससे अपना मुंह बंद रखा। और कोई जानता था इस बारे में? ठीक है, जा सकती है, लेकिन शहर से बाहर नहीं। सर मुझे लगता है तन्वेश, जुबीन और अतुल में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग मोटिव मधु के पास है उन चारों को गायब करने का। सर वो चारों 3 दिन से गायब है, उनकी गाड़ी भी नहीं मिल रही है और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। मुझे लगता है मधु सही कह रही है, वो लोग अब जिंदा नहीं है। लेकिन अगर वो लोग जिंदा नहीं है तो उनकी डेड बॉडीज तो मिलनी चाहिए थी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि रक्षा ने कुंदन से शादी उसकी प्रॉपर्टी के लिए की हो और उसके बाद उसे अगवा कर लिया हो, और उसके तीनों दोस्तों को भी इसलिए किडनैप करवाया हो ताकि हमें गुमराह कर सके। पॉसिबल है।
सर एक लड़का है जो कई बार रक्षा के घर के बाहर देखा गया। अल्पेश, रक्षा और इस लड़के की हिस्ट्री और ज्योग्राफी तुम खुद निकालो। सर हो सकता है इन दोनों का इस केस से कोई कनेक्शन हो। मैडम आपसे कुछ सवाल पूछना है। क्यों सर, क्या हुआ? ये आवाज कैसी? कुछ नहीं है सर, कोई नहीं है। हटिए पीछे। ये आवाज ऊपर से आ रही है। सर सर सुनिए, सर सर कोई बात नहीं है। ये अरे मैडम, कुछ नहीं है सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। चुप रहिए। सर सर सुनिए सर, अरे सर आपको कोई गलतफहमी हुई है सर। हाँ, एक्ट्रेस बनने से पहले मैं शादीशुदा थी और संभव मेरे पहले पति का बेटा है। आपने अपने पहले पति को क्यों छोड़ दिया? सर मैंने उस आदमी को छोड़ा क्योंकि वो मुझे दिन रात गाली देता था, मारता था, पीटता था, इसलिए संभव को भी अपने पास नहीं रख सकी। मतलब संभव आपके साथ ही रहता था और शादी की वजह से आपने उसे भी छोड़ दिया? नहीं सर, मेरे काम की वजह से मैं उसका ध्यान नहीं रख पाती थी, इसलिए बचपन में ही मैंने उसे अपनी माँ के घर भेज दिया। और वहां जाके वो गलत संगत में पड़ गया और नशा करने लगा। जब मैं कुंदन से मिली तो मेरी सोच बदली कि दुनिया में हर आदमी बुरा नहीं होता, और मैंने कुंदन से शादी कर ली। पर संभव कुंदन को ये बात बताने के लिए मुझे ब्लैकमेल करता था, और इसी वजह से आपने उसे जान से मारने की कोशिश की। नहीं सर, वो मैं बहुत डर गई थी सर। संभव, संभव, संभव उठ। ए संभव, संभव बता कुंदन कहाँ है? कुंदन कहाँ है? कुंदन, कुंदन, उससे मैं नफरत करता हूं। मुझे नहीं पता कुंदन कहाँ है। कुछ ऐसा है जो आप हमें बताना चाहती हो? सोच के देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी जो हमें उन्हें ढूंढने में मददगार साबित हो सके। एक बात मैंने आपसे छुपाई है सर, वो कुंदन के गन वाली बात। कौन सी गन? सर कुंदन ने अपनी सेफ्टी के लिए एक गन ली थी, पर अभी कुछ दिन पहले सफाई करते वक्त मुझे वो कहीं नहीं मिली। नहीं मिली मतलब? हाँ सर, वो गन गायब है, और पहले मुझे लगा कि नशे की लत की वजह से मेरे बेटे संभव ने उसे चोरी कर ली और बेच डाली होगी। सर, वो दोस्त जो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे, वाकई एक साथ मारे गए। उनके घरों की आपसी रंजिशें चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन परिवार एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध थे। पर इस ईमानदारी और एकता के बावजूद भी घर के बड़ों को किसी ने मौत के हवाले कर दिया था। कौन था इनका हत्यारा? कौन इन दोस्तों के साथ अपनी दुश्मनी निभा रहा था? और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि इस हादसे की किसी को भनक तक नहीं लगी थी। मृत शरीर जिस हाल में और जिस जगह पर पाए गए थे, पुलिस जहां उससे हैरान हुई, वहीं परिवार वालों पर दुख की बिजली गिरी। आज बहुत खुश हूं मैं। हे भगवान, मौत के करीब परीक्षा ले रहा है मेरी, धारण ठीक रहा।
तन्वेश, आज मेरे दिल से एक बोझ उतर गया। सर बैलिस्टिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से कुंदन ने अपने आप को गोली नहीं मारी, लेकिन हाँ, जो गोलियां चली वो कुंदन की पिस्टल से ही थी और पिस्टल उसके नाम ही रजिस्टर्ड है। ये देखिए सर। सवाल तो ये उठता है कि ये चारों वहां क्या करने के लिए गए थे और क्या हुआ था वहां? कुंदन की पिस्टल वहां पहुंची कैसे? सर, फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से कुंदन, पारेख और जुबीन के अलावा चौथे आदमी के भी फिंगरप्रिंट्स मिले सर, जो किसी फैमिली मेंबर से मैच नहीं करते। फिर तो हमारे साथ दो पॉसिबिलिटीज हैं, जुबिन या वो चौथा आदमी। अल्पेश, सच बोल, क्योंकि झूठ सुनने के हम आदी नहीं है। कुंदन के पिस्टल पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले, क्यों मारा तुमने उन सबको? बोल। मैंने नहीं मारा सर, मैंने बस पिस्तौल को एक बार देखा था सर, शाम में, और वापिस वहीं पे रख दिया था सर। मैं अपने बाप को क्यों मारूंगा? जो अपने बाप को पैसों के लिए बेवकूफ बना सकता है तो उसे मार भी सकता है। सच बोल। सच में कह रहा हूं सर, मैंने नहीं मारा सर। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तब तक तोड़ो जब तक ये टूट ना जाए। सर, सर, घर के गार्ड से पूछताछ करने पे पता चला कि जुबीन उस दिन घर से निकला ही नहीं, और जुबीन ही नहीं, मधु भी घर से नहीं निकली सर। अगर ये दोनों नहीं निकले तो तीसरा कौन था? सर, शैलेंद्र पारेख के जेब से मिले दूसरे मोबाइल से सिर्फ एक नंबर पे कॉल की गई है और वो नंबर रश्मि शाह के नाम पर है। ये उसकी डिटेल। रश्मि शाह, इसे कहीं देखा है? कहाँ देखा है? हाँ, याद आया, ये वही मॉडल है जिसकी तस्वीर मंगल देसाई की ज्वेलरी शॉप पे लगी थी। सर, देसाई की मॉडल का पारिक से क्या लेना देना, और वो भी इतना कि उसके लिए नया मोबाइल नंबर लेना पड़े? ये तो उसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। चलो सर। तोड़ो। सर, अल्पेश, सर, ज्वेलरी शॉप चलो। सर, शरद कहाँ है? साहब, शरद जी तो अभी निकल कर गए हैं। सर, शरद का एड्रेस मिल गया, चलो। बैठा गाड़ी में, गाड़ी में। अल्पेश, सर, बता। सर, ये पूरा प्लान हमारा नहीं था। पारेख अपने दोस्तों को ब्लैकमेल कर रहा था। शैलेंद्र पारेख का नालायक बेटा जुबिन सारे पैसे डुबा चुका था और वो कर्जे में था। सर, पारेख भारत का पेशेंट था। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी फैमिली का क्या होगा। उस पर कोई शक न करे, इसलिए वो खुद को भी ब्लैकमेल होता दिखा रहा था। यार, मैं तो पैसे दे रहा हूं, इस बुढ़ापे में ये बदनामी।
अगर घर वालों को, लोगों को पता चलेगा तो थूकेंगे लोग हम पर, मिट्टी पलित हो जाएगी। इस उम्र में लोग हमारे मुंह पर थूके, इससे अच्छा है चुपचाप पैसे दे देते हैं। और कुंदन का इस सबसे क्या लेना देना था? कुछ नहीं था। तो फिर उसे क्यों मारा? सर वो हमने प्लान बनाया था कि पैसा लेके शहर से कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन पता नहीं कहां से उनके साथ कुंदन सर भी आ गए। पहले पैसे दो, फिर फुटेज मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है कुछ जैसे धोखेबाज पर हम भरोसा करेंगे? पहले फुटेज दो, फिर पैसे मिलेंगे। तारक, लैपटॉप पे चेक करो, वही फुटेज है कि नहीं। ये लगा इसे, चेक कर। तुम लोग देखो, मुझे मेरे पैसे दो और जाने दो। कुंदन, वही फुटेज है। पैसे चाहिए तुझे? पैसे? पैसे के लिए कितना गिर चुके हो तुम सब। फांसी का फंदा पहनने के लिए तैयार हो जाओ। इतिहास एक बार फिर दोहराया गया। एक दोस्त ने दोस्तों की जान ली और एक दोस्त ने दोस्तों पर जान दी। शैलेंद्र ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने ही दोस्तों को शिकार बनाया। कहते हैं कि जब सबसे नजदीकी दोस्त दुश्मनी पर आ जाए तो वो सबसे ज्यादा चोट देता है, और अगर वो उस भूमिका के दायरे में रहे तो बेहतर है, क्योंकि जब ये दायरे लांघे जाते हैं तो शुरू होती हैं कठिनाइयां जो अक्सर गलत अंजाम पर खत्म होती हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल के आज के इस एपिसोड में मेरा साथ दे रहे हैं मशहूर अभिनेता राजीव खंडेलवाल। राजीव, क्राइम पेट्रोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अनूप। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस शो पर हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इस शो को पूरा हिंदुस्तान देखता है और इस शो ने हमारे देश में एक जागरूकता पैदा कर दी। आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के दिल्ली स्पेशल में आज का केस है दिल्ली में घटे एक ऐसे नरसंहार का जहां चंद ही मिनटों में 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक आम इंसान की जिंदगी का एक आम दिन जब वो अपने परिवार के साथ कुछ खुशी के पल बिताने के लिए घर से बाहर निकलता है तो वो इस बात से पूरी तरह से अनजान होता है कि उसे आज मौत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ का खाना तो जेपी रोड के ढाबों से भी अच्छा है। तुम ही हमेशा जेपी रोड करते रहते हो, कभी नई जगह ट्राई नहीं करते। हमेशा एक ही जगह जाके बोर करते रहते हैं हमें। पापा हमें बोर नहीं करेंगे, हमें फन फूड विलेज लेकर जाएंगे, है ना पापा? बिल्कुल, वहीं जाने के लिए तो निकले हैं। चलो चलो जल्दी फिनिश करो जल्दी। फिनिश पापा। कुछ ही पलों में रविन का हंसता खेलता परिवार मौत की आगोश में चला गया। अचानक हुए इस हमले में 7 बेकसूर लोग मारे गए। कौन थे ये हमलावर और मरने वालों का क्या कसूर था? बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, इन्हें आइडेंटिफाई करवाओ और इनकी फैमिलीज को इन्फॉर्म करो। सर, हॉस्पिटल लेके जाओ। सेव हिम क्विक। किलर्स 3 लड़के थे, क्रिकेट यूनिफॉर्म में, बाइक पे आए थे।
आरटीओ बोथ बीट चौकी हर जगह अलर्ट भेजो क्विक। सर। ये उन लोगों की लिस्ट है जो हादसे में मारे गए और इस आदमी का नाम रविंद्र खन्ना है। इसके साथ इसकी बीवी और बेटी भी थी। विकासपुरी का रहने वाला है। फैमिली में और कोई भी नहीं है सर। इस फैमिली के अलावा ये जो लोग हैं ये कौन है? सर ढाबे के 2 वेटर्स के अलावा 3 लोग और थे जो खन्ना फैमिली के आगे वाले टेबल पर बैठे थे। पहला अश्विन दीवान बिल्डर्स का मालिक, दूसरा वरुण बलियान सोशल वर्कर, लेकिन सर तीसरे की बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। वरुण बलियान, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। सर ये एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन बलियान का छोटा भाई है। तो कहीं इन मर्डर्स के पीछे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है या फिर कोई लैंड माफिया गैंग? सर मुझे लग रहा है किलर्स के टारगेट पे वरुण, अश्विन या फिर उस तीसरे आदमी में से कोई एक है या फिर ये तीनों। लेकिन फायरिंग में खन्ना फैमिली और ढाबे के लोग भी शिकार हुए। वर्मा, टारगेट पे खन्ना फैमिली भी हो सकती है। एक काम करो, ये जितने भी लोग हैं सबका बैकग्राउंड चेक करो, पता करो इनका आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है। ओके सर। और वो जो 3 किलर्स क्रिकेट यूनिफॉर्म में देखे गए थे उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं सर, अभी कुछ पता नहीं चला है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। रे बोलो रामचंद्र की जय। रे भाई जय तो बोल दो। जय। सूरज ये थरा यार तो जमा पड़ा है। अरे बोलो तो भैया, अभी छोरे को ठर्रा पिला के गरम कर दे। अच्छा लदिघाटे। अरे सुबह हंसता खेलता निकला था, वो अब नहीं रहा। ये सुन के धक्का सा लग रहा है। आपके भाई वरुण के साथ ये है वो। आप पहचानते हैं इसे? ये कौन है? मुझे नहीं पता ये कौन है। और अश्विन दीवान? देखिए वरुण तो समाज सेवक था, एक एनजीओ चलाता था, रोजाना कई लोगों से मिलना जुलना था उसका। मुझे पता नहीं ये दोनों उस वक्त वरुण के साथ क्यों थे। हमें पता चला है कि किलर्स 3 लड़के थे क्रिकेट यूनिफॉर्म में। तो आपको क्या लगता है वरुण के एनजीओ में ऐसा कोई है? नहीं, वरुण के एनजीओ में ऐसा कोई नहीं हो सकता। वरुण लाला अमरनाथ कॉलेज का ट्रस्टी था। तो उस कॉलेज का कोई स्टूडेंट जिसकी वरुण से कोई दुश्मनी हो? दुश्मनी तो बलराम यादव निकालना चाहता था वरुण से। बलराम यादव शक्ति पार्टी वाले? हाँ जी। क्यों? वो वरुण के एनजीओ ने पिछले साल जल विभाग में जो धांधली हुई थी, बलराम यादव ने जो की थी उसका पर्दाफाश किया था। तब से बलराम यादव की आंखों का कांटा बन गया था वरुण। हाँ बोलो वर्मा। सर बिजवासन में एक लावारिस बाइक मिली है और मुझे लगता है ये बाइक क्रिकेटर की यूनिफॉर्म में आए उन किलर्स ने यहाँ चोरी हो गया। बिजवासन? इसका मतलब है उन्होंने किसी और व्हीकल से बॉर्डर क्रॉस किया होगा। एक काम करो, हरियाणा पुलिस को तुरंत अलर्ट करो और राजस्थान पुलिस को भी। नजफगढ़ से बिजवासन जहां जहां भी सीसीटीवी लगे हैं वहां से पता करो, शायद उनका चेहरा सामने आए। और वो जो बाइक मिली है पता करो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ओके सर। सिर्फ श्रद्धालु लोग रुकते हैं यहाँ पे, छिपड़ेंगे वास्ते इससे अच्छी जगह ना मिलेगी। और वैसे भी अगला सिग्नल मिलने तक हमको यहीं रुकना है। चलो। रावत साहब, जल विभाग स्कैम में हाई कोर्ट ने तो मुझे 2 महीने पहले ही क्लीन चिट दे दी, लेकिन हो सकता है वरुण से अभी भी कोई रंजिश। धीरेन आपको गुमराह कर रहा है। वो मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते रहता है, इसलिए अपने भाई का मर्डर भी वो मुझसे जोड़ रहा है। सच तो ये है कि स्कैम का फेक वीडियो भी धीरेन बलियान का ही षड्यंत्र था। वरुण तो सिर्फ एक मोहरा था। तो क्या लगता है आपको
वरुण बलियान का मर्डर किसने करवाया होगा? देखिए, मैं आपको गुमराह करना नहीं चाहता, पर इतना जरूर कहूंगा कि धीरेन न तो जनता का है न तो अपने भाई का। सर, मैंने लाला अमरनाथ कॉलेज में पूछताछ की, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रांग लीड नहीं मिला जिससे इस कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट पे शक किया जा सके। वरुण बलियान और अश्विन दीवान, इनके कॉल रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं? सर, ये देखिए सर, ये दोनों पिछले 2 साल से कांटेक्ट में थे और वरुण का अश्विन के ऑफिस में भी आना जाना था। तो फिर धीरेन ने अश्विन को पहचानने से मना क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये धीरेन अश्विन को भी जानता था और उस तीसरे आदमी को भी? एक काम करो वर्मा, धीरेन और बलराम इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। हमें इनकी दुश्मनी का एंगल क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, और ये भी कि वरुण के अलावा अश्विन और उस तीसरे आदमी से इनका क्या कनेक्शन था। ओके सर। अच्छा वर्मा, अश्विन के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उस तीसरे आदमी को आइडेंटिफाई कर सके और इन मर्डर्स के मोटिव को समझने में हमारे काम आए? हाँ सर, एक नाम है जिससे हमें काफी कुछ पता चल सकता है। कौन? रोशनी चौटाला। ये पहले लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थी और अश्विन ने लैंड क्लियरिंग में इसकी काफी हेल्प ली थी। सर, ये दिल्ली महिला मंडल की मेंबर भी है। कापासाइडा में इसका संपर्क कार्यालय है, जहां से ये अनऑफिशियली रियल एस्टेट में डील करती है। हाँ विनोद। ओके, तुम सीसीटीवी फुटेज लाओ। सर, एक पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज में ट्रिपल राइडर क्रिकेटर्स कैप्चर हुए हैं। शायद ये वही किलर्स हों। सर, यही तीनों लड़के हैं। पेट्रोल पंप वाले बोल रहे थे ये बहुत जल्दबाजी में थे। साहब, वो लोग लाइन तोड़कर आगे आ गए थे। अरे लाइन में आओ। अबे डालेगा तू एक किल्ली। चल ठीक, चल डाल, जल्दी डाल। आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए। रविंद्र खन्ना के बयान और इन तीनों के बिहेवियर से तो ये लगता है कि किलर्स यही होंगे, लेकिन सीसीटीवी के इस एंगल से इनका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सर, मैंने पेट्रोल पंप वाले से इनका हुलिया जानने की कोशिश की। उन्होंने कैप और चश्मा पहन रखा था, इसलिए वो पहचान नहीं सका। लेकिन उसका कहना था कि उनकी यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं थी, जैसे शोरूम से वो पहन के निकले हो। पता करो इस ब्रांड की क्रिकेट गियर नजरगढ़ के आसपास किस किस स्टोर में बिकती है। शायद यहीं से इनका चेहरा सामने आए। तब तक मैं रोशनी चौटाला से मिलकर आता हूं। क्या अग्रवाल साहब, 20 करोड़ की एग्रीकल्चर लैंड खरीद के 50 करोड़ की इंडस्ट्री लगाएंगे और लैंड क्लियरिंग के लिए 40 लाख भी नहीं दे सकते? हद करते हो। लेकिन 40 थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कुछ कम। ज्यादा दोगे तभी तो जादू होगा। और वैसे भी ये 40 लाख आगे चल के आपके ही तो काम आने वाले हैं। भाई, विधानसभा चुनाव जीतकर आप जैसे लोगों की तो सेवा करनी है कि नहीं? सो तो है। एक मिनट। हाँ बोल। रावत, ठीक है, भेज दे भीतर। ज्यादा मत सोचिए अग्रवाल साहब, पैसा भेज दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, भिजवा देता हूँ। ये हुई ना बात। आइए आइए रावत साहब, बैठिए। चाय कॉफी कुछ? थैंक यू। नजफगढ़ के पास पंजाबी तड़का ढाबे में हुए शूट आउट के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। पता चला मुझे भी, बहुत बुरा हुआ। मैं तो खुद मृतकों के परिवार वालों से मिलने जाने वाली थी। तो आपको फिर ये भी पता होगा कि मरने वालों में एक अश्विन दीवान भी था, और हमें पता चला है कि आपसे उसका काफी मिलना जुलना था। हाँ, जब लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थी मैं, तब ये लैंड क्लियरिंग के सिलसिले में रजिस्ट्रार ऑफिस में आना जाना लगा रहता था उसका। और वरुण बलियान? वो नेताजी का भाई जी, उससे कभी परिचय हुआ नहीं मेरा। और ये इसे पहचानती हैं आप? नहीं तो। रोशनी जी, हमें लगता है कि ये फायरिंग अश्विन दीवान, वरुण बलियान और इस तीसरे आदमी को मारने के लिए हुई है। क्या लगता है आपको, ये काम कौन करवा सकता है? और किसी का तो पता नहीं, लेकिन ये अश्विन दीवान का माधव गोयल के साथ एक पंगा था। माधव गोयल? कैसा पंगा? देखिए रावत साहब, जब ये आउटर दिल्ली बसनी शुरू हुई थी
तब सबसे ज़्यादा चांदी वहाँ के किसान जिम्मेदारों की हुई थी। और ये अश्विन दीवान उसी किसान परिवार से था, लेकिन इसके बाप दादा ने माधव गोयल से कर्जा लेके रखा था, इसीलिए वो ज़मीन की पावर ऑफ अटर्नी माधव गोयल के नाम पर थी। तो जब ये अश्विन की विधवा माँ की मौत हुई तो माधव गोयल ने वो ज़मीन किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दी थी और फिर अश्विन गोयल ने उसी ज़मीन पर अपना क्लेम कर दिया। फैसला किसान के हक में गया। इसी के चलते ये माधव गोयल का करोड़ों कमाने का जो सपना था धराशायी हो गया था और ये अश्विन दीवान उसी ज़मीन के पैसों से मोटा बिल्डर बन गया था। माधव इसी बात को लेके खार खाता था अश्विन से। माधव गोयल रहता कहाँ है? जनकपुरी में कोठी है इसकी। एक तरफ इस घटना का इकलौता चश्मदीद गवाह और विक्टिम रविन जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, वहीं दूसरी ओर शक की सुई चारों ओर घूम रही थी। सब एक दूसरे पर शक जता रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ अभी कोई अहम सुराग नहीं लगा था। 7 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले वो 3 लोग अब भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर थे। लेकिन इसी दौरान पुलिस के हाथ उन 3 बाइक सवार हमलावरों के बारे में एक क्लू लगा। सर, इस लड़के ने 5 जुलाई को आर्या स्पोर्ट एसेसरीज से रेज ब्रांड के 3 पेयर क्रिकेट कॉस्ट्यूम और एक किट खरीदी थी। ये रही उसकी रसीद। मतलब साफ है वर्मा, ये लड़का और इसके दोनों साथी ढाबे पे आए। एक टेबल पे अश्विन, वरुण और वो तीसरा आदमी बैठे हुए थे। उनके ठीक पीछे रविन खन्ना और उसकी फैमिली, और ढाबे वाले 2 आदमी शायद वहीं कहीं आसपास अपना काम कर रहे होंगे। इन तीनों ने सडनली फायरिंग शुरू कर दी, या फिर कोई 2, या हो सकता है 3 ही हो। और इनकी गोलियों का शिकार खन्ना फैमिली और वो ढाबे वाले भी बन गए। इस लड़के की फोटो सभी थानों में भिजवाओ और पता करो इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। सर। हाँ बोलो। सर, माधव गोयल के घर पे ताला लगा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला मर्डर्स के पिछली रात से ही वो गायब है। ठीक है, माधव गोयल हत्या वाले दिन से गायब है। इसका मतलब रोशनी चौटाला का शक सही था। सर, उसने अश्विन दीवान के मर्डर का शक तो माधव गोयल पर जताया, पर वरुण बलियान और उस तीसरे शख्स के मर्डर का इसमें क्या तार जुड़ा हो सकता है? अब ये सारे तार तो तभी जुड़ेंगे वर्मा, जब ये तीनों लड़के हमारे हाथ लगेंगे। अरे भाई जोर से तो बोल दे। अरे के जोर से बोलूं यार, भूख लगी से। चल ले ढाबा भाई खाना खाने। भंडारा चालू होगा सत्संग के बाद, तब ठूस लेना जितना खाना है। भूख लगी है। अरे जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। के बोलो। सर, माधव गोयल पिछले 15 साल से रियल एस्टेट में डील कर रहा था और 1 महीने पहले अश्विन दीवान और इसके बीच एक लैंड डिस्प्यूट को लेकर केस चल रहा था। लेकिन सर, माधव गोयल का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और इसकी फोन लोकेशन के हिसाब से भी इसका नजफगढ़ में भी आना जाना नहीं था। इसके बिजनेस एरियाज पालम, दिल्ली कैंट, नांगढ़, जनकपुरी और लाजवंती गार्डन है। वरुण बलियान और बलराम यादव से इसका कोई कनेक्शन? नहीं सर, ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। एक बात बहुत खटक रही है। धीरेन ने वरुण की हत्या का शक बलराम यादव पे जताया, लेकिन अश्विन और उस तीसरे आदमी के बारे में कुछ नहीं बोला। वहीं रोशनी ने अश्विन की हत्या का शक माधव गोयल पे जताया, लेकिन वरुण और उस तीसरे आदमी के बारे में कुछ नहीं बोली। और इन दोनों के सस्पेक्ट, एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशनी और धीरेन की दिशाएं मिली हों और ये दोनों मिलकर हमें भटका रहे हो? सर, मुझे लग रहा है जब तक वरुण और अश्विन के साथ आया तीसरा आदमी आइडेंटिफाई नहीं होगा, तब तक ये केस भूल भुलैया में अटका रहेगा। भूल भुलैया में फंसकर ही पजल सॉल्व होते हैं वर्मा, और ये हमें भटकाने वाले जिस दिन हमारे जाल में फंसेंगे ना, इन्हें जेल में सांप सीढ़ी खेलना भी नसीब नहीं होगा। सर, डॉक्टर का फोन आया था, रविन खन्ना खतरे से बाहर है। अब हम मिल सकते हैं। लेट्स गो। अब तक जितने भी नाम और सुराग सामने आए थे, वो इस सामूहिक हत्याकांड को कोई भी दिशा नहीं दे पा रहे थे। लेकिन पुलिस की उम्मीद तब जागी जब रविन को होश आया। सर, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली के लिए वक्त निकाल पाता हूँ। उस दिन हम लोग हफ्तों बाद घूमने के लिए निकले थे। मैंने सोचा था कि आज अमृता और खुशी की सारी शिकायत दूर कर दूंगा।
हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन जब हम लोग खाना खा रहे थे तभी वहां तीनों ने क्रिकेट यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उनमें से एक ने आकर हमारे सामने वाले टेबल पर किसी का नाम पूछा। अश्विन दीवान। मैं हूं, तू कौन? इसमें मेरी बीवी और मेरी बेटी की क्या गलती थी सर, जो उनके साथ। देखिए, आपने जो खोया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि वो अपराधी बहुत जल्दी जेल में होंगे, ताकि और कोई परिवार उनके अपराध का शिकार ना बन सके। वो जो 3 लड़के थे उनमें से एक ये भी था क्या? हाँ सर, ये था। जो और 2 लड़के इसके साथ थे, आप हमारे स्केच आर्टिस्ट को उनका हुलिया बता सकते हैं? सर, मैंने उन लोग को देखा तो था, लेकिन मुझे उनका चेहरा ठीक से याद नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बारे में बता सकता हूँ जो टेबल के पास आया था। रविन खन्ना के बयान के मुताबिक किलर्स ने पहले अश्विन को आइडेंटिफाई किया और फिर फायरिंग शुरू की। इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे जिनके टारगेट पे अश्विन था, और हत्या से ठीक 1 दिन पहले माधव गोयल का गायब हो जाना। इससे तो यही थ्योरी सामने आती है वर्मा कि माधव गोयल ने ही उन किलर्स को हायर किया था। लेकिन सर, क्रिमिनल्स डेटा में इस लड़के का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है जिसने क्रिकेट यूनिफॉर्म खरीदी थी, और जिस बाइक से वो आए थे वो चोरी की थी। जैसे ही दूसरे लड़के का स्केच तैयार हो, उसकी हिस्ट्री निकालो, या दूसरे से कुछ सामने आएगा। सर, मुझे लगता है इन किलर्स तक पहुंचने के लिए हमें मीडिया की हेल्प लेनी चाहिए। एक काम करो, एक प्रेस नोट जारी करो। ओके सर। नजफगढ़ के पंजाबी तड़का ढाबे में हुए शूट आउट में एक बड़ा खुलासा। पुलिस से प्राप्त सूचना के आधार पर फायरिंग करने वाले 3 शूटर में से पुलिस ने एक शूटर को आइडेंटिफाई कर लिया है। ये वही शूटर है जो उस दिन शूटर के साथ था। अगर इसके बारे में आपके पास कोई भी सूचना हो तो आप पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर है 18000। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि इस हत्याकांड में किलर्स के टारगेट पे दीवान बिल्डर्स के मालिक अश्विन दीवान थे, जिसके साथ एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन बलियान का छोटा भाई वरुण बलियान भी था। ऐसा माना जा रहा है इस हत्याकांड के पीछे बिजनेसमैन माधव गोयल का हाथ है, जो हत्या वाले दिन से फरार है। निकाल फटाफट, चल चल निकाल। चल जल्दी। सर, ये हिस्ट्री शीटर है, सूरज नाम है इसका, हिसार का रहने वाला है। सर, इसकी पहचान होते वो क्रिकेट यूनिफॉर्म खरीदने वाले की पहचान हो गई। प्रमोद नाम है उसका, और सूरज के ही गांव का है। सर, ये दोनों पिछले 2 हफ्ते से गांव नहीं पहुंचे हैं, और इन दोनों के फोन भी बंद है। हो सकता है वो तीसरा किलर भी हिसार का ही हो। सर, मैंने हिसार पुलिस में दोनों की इन्फॉर्मेशन भेज दी है, शायद तीसरे का भी कोई सुराग मिल जाए। हेलो, माधव गोयल बोल रहा हूँ। माधव गोयल, कहाँ हो? दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ रावत साहब। तो पुलिस स्टेशन आ जाओ, तुम्हें मालपुए खिलाएंगे। जरूर आ जाता रावत साहब, लेकिन मुझे फरार अपराधी बताकर आपने खुद ही मेरे पांव बांध दिए हैं। रावत साहब, ये रोशनी चौटाला 1 नंबर की झूठी औरत है। उसने आपको ये तो बता दिया कि अश्विन के साथ मेरी कहा सुनी हुई थी, लेकिन ये नहीं बताया कि वरुण बलियान दीवान बिल्डर्स में स्लीपिंग पार्टनर था। उन दोनों ने मुझे मिलकर चीट किया और उनकी मदद की इस रोशनी ने। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये मर्डर्स तुमने नहीं करवाए? बिल्कुल नहीं। अब प्रताप लहरी को ढूंढिए, वो भी गायब है। कौन प्रताप लहरी? हेलो हेलो, आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर, मैंने वो नंबर सर्विलेंस पे डलवा दिया है। कोई फायदा नहीं है वर्मा, अब तक उसने सिम फेंक दिया होगा। पर सर, ये माधव गोयल ने फोन क्यों किया? अपनी सफाई दे रहा था कि इन हत्याओं के पीछे वो नहीं है। तो फिर कौन हो सकता है? उसका इशारा तो रोशनी चौटाला की तरफ था, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि टारगेट वरुण या अश्विन में से कोई एक नहीं बल्कि दोनों थे, और नाम उसने किसी प्रताप लहरी का भी लिया। प्रताप लहरी? पता करो वर्मा,
इस नाम के आदमी का इस केस से क्या नाता हो सकता है? एक तरफ नामों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ किलर्स अलर्ट हो चुके थे। ना तो अब तक किलर्स के हाइडआउट का पता चल पाया था और ना ही ये पता चल पाया था कि मरने वालों में से किलर्स के टारगेट पर कौन था। हर बढ़ता दिन पुलिस के लिए मुश्किलें और प्रेशर दोनों बढ़ाने वाला था। काका। हाँ बोलो, क्या बात है? काका हम लोग फालना से आए हैं, यहाँ रुकने की जगह मिल जाती तो। जगह तो खाली नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग ठहरना ही चाहते हो तो मंदिर के बरामदे में जाकर सो जाओ। लेकिन इस बात का ख्याल रहे, सुबह होने से पहले आरती जो होती है ना, उससे पहले निकल जाना। जी मेहरबानी। बहुत बहुत बधाई रोशनी भाई। अरे धन्यवाद धन्यवाद। अग्रवाल साहब, बधाई तो आप मुझे उस दिन दीजिएगा जिस दिन विधानसभा का टिकट मिल जाएगा। अरे ये महिला मंडल की अध्यक्ष तो वैसे भी मुझे ही बनना था। रोशनी जी, आपके बधाई समारोह में खलल डालना चाहता हूँ। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। पूजा। आप पहले मुंह तो मीठा कीजिए रावत साहब, बातें बाद में करेंगे। लीजिए। मुंह अगर मीठा कर लिया तो आपसे कड़वा नहीं बोल पाऊंगा। आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे मैं ही अपराधी हूँ। हुआ क्या है? बैठिए। अरे बैठिए, बैठ के बात करते हैं, बैठिए। अब बताइए क्या अपराध किया है मैंने? प्रताप लहरी को नहीं जानती आप? हाँ, ये प्रताप लहरी, वो स्टेट एजेंट। जी। आपने उसके बारे में मुझसे पूछा ही कब था? मैंने आपको उसकी फोटो दिखाई थी। कौन सी फोटो दिखाई थी आपने? ये प्रताप लहरी है? जी। हे राम, लाश बन के तो बिल्कुल ही पहचान में ना आ रहा। ये लीजिए। इसका मतलब ये अश्विन और वरुण के साथ साथ इसका भी मर्डर हो गया। नजरों का धोखा बता के प्रताप लहरी को ना पहचानने का कारण तो खोज लिया आपने। अब इस बात की सफाई कैसे देंगी कि आपको ये भी नहीं पता था कि वरुण बलियान दीवान बिल्डर्स का स्लीपिंग पार्टनर था? स्लीपिंग पार्टनर? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो अब आप ये भी कहेंगे कि वरुण बलियान का उस जमीन में कोई शेयर ही नहीं था, जो जमीन आपने माधव गोयल से छीनकर उन दोनों को दिलवाई थी और जिसके बदले में आपने मोटी कमीशन भी खाई थी। कड़वा भी बड़ा मीठा बनकर बोलते हैं आप रावत साहब। आपसे आपकी उम्र नहीं, कमाई पूछ रहा हूँ। क्राइम ब्रांच वाले हैं आप। लोगों की उम्र तो उनका डेटा निकाल के पता कर ही लेते हैं। मेरी कमाई भी पता कर लीजिए। जाइए। चलिए, तय रहा। अगली बार सब कुछ पता करके ही मिलेंगे। रोशनी के बर्ताव में आए बदलाव ने पुलिस को चौंका दिया था। वहीं माधव गोयल की बातों ने भी रोशनी पर शक जताया था। यही वजह थी कि पुलिस रोशनी पर शक करने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन रोशनी के इस बदलाव की वजह क्या थी? क्या रोशनी को इस बात पर यकीन था कि पुलिस उस पर गलत शक कर रही है, या फिर वो किसी बड़ी योजना को अंजाम देने वाली थी जिसके तार उन 7 लोगों से जुड़े थे जिनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी? लेकिन अभी एक और बड़ा सवाल था और वो था प्रताप लहरी, जिसका नाम माधव गोयल ने लिया था। सर, मैंने पता किया प्रताप लहरी सिर्फ स्टेट एजेंट ही नहीं बल्कि दीवान बिल्डर्स में एक स्लीपिंग पार्टनर भी था। मतलब इस केस की थ्योरी बिल्कुल साफ है। किलर्स के टारगेट पे दीवान बिल्डर्स के तीनों पार्टनर्स थे। कोई ऐसा है जिसके कहने पर किलर्स ने दीवान बिल्डर्स के तीनों पार्टनर्स को ही नहीं, दीवान बिल्डर्स नाम की कंपनी का ही सफाया कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि दीवान बिल्डर्स का ऐसा दुश्मन है कौन? हाँ बोलो बनोद। ठीक है सर, खबरियों से पता चला सूरज ने कोटला के किसी असलम से 3 पिस्तौल और बुलेट्स खरीदे थे। उठा के लाओ सर। ओके सर। मैं बताता हूँ साहब, मैं बताता हूँ। हाँ साहब, मैंने इस सूरज को हथियार बेचे थे। कब बेचे थे? 2 हफ्ते पहले। उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला मुझे नहीं पता, बस उसने पैसे दिए और मैंने उसे हथियार बेच दिए। किस नंबर से फोन किया था? तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर भी तुम्हारे पति ने तुमसे डिवोर्स क्यों ले लिया?
मेरी रफ्तार से रफ्तार मिला के चल नहीं पाया। तुम्हारी रफ्तार से रफ्तार मिलाना वैसे भी आसान काम नहीं है। अब आपका हाथ पकड़कर चलने की सोची है तो आपसे आगे तो नहीं बढ़ूंगी। तुम जिसका हाथ थाम लेते हैं उसे हमेशा अपने नीचे ही रखते हैं। नीचे ही सही, आपकी छत्र छाया में तो रहेंगे। अरे आपकी मुस्कुराहट तो बता रही है कि कप्पा तेरा का टिकट तो मुझे ही मिलेगा। सर, असलम ने जो नंबर दिया था वो पिछले 2 हफ्ते से बंद है, लेकिन 2 दिन पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑन हुआ था। तब उसकी लोकेशन जयपुर के एक मंदिर की थी। हाँ सर, ये दोनों इसी मंदिर में 2 दिन पहले सत्संग करे थे, लेकिन इसके साथ एक और भी लड़का था। अरे एक बार पैसे मिल जावे फिर देख लेंगे क्या करना है। पर पिस्सो मिलेगा कब? अरे सवेरे तक इंतजार कर ले, मिल जाएगा। खुश? अरे योके, माता रानी का मैसेज आया है, बोले 10 लोगों को भेजेंगे तो मनोकामना पूरी होगी। जेके से भाई? अरे छोरे तू ना समझेगा, ये है गुड लक मैसेज। अब देख अपने साथ में सब कुछ अच्छा होगा। सर, अभी उस लड़के ने फोन ऑन किया था, लोकेशन ट्रेस हो गया। लेट्स गो। उन लोगों के पास गन्स हैं, लेकिन मंदिर है, जब तक मैं न कहूं तो गोली नहीं चलाएगा। सर, सूरज, प्रमोद, भागने की सोचना भी मत, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। बी केयरफुल, उनके पास बंदूकें हैं। शायद कोई लीड मिले कि किसने इन्हें किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। सर, तो नेताजी, हो गया टिकटों का बंटवारा? अभी बात नहीं कर सकता, बिजी हूँ। आप जैसे गिरगिटों को ना रोज अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ मैं। फोन रख, आज के बाद फोन मत करना। फोन तो अब आप खुद करेंगे नेताजी, मेरा एक मैसेज मिलने की देर है बस। सर, वो तीसरा किलर नमन था। अभी 1 महीने पहले ही वो जेल से पेरोल पे छूटा है। ये तीनों का लीडर था और इसने ही सूरत से असलम को कॉल करवाया था। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि ये लगातार एक नंबर से टच में था। किसका नंबर है? सर, उसकी डिटेल मैंने मंगवाई है, फिलहाल वो नंबर बंद है। जब से एनकाउंटर हुआ है
एक बात बहुत खटक रही है। जब मंदिर में उन तीनों को सरेंडर करने को कहा गया तो वो तीनों गाड़ी के पीछे छुप गए झुककर। फिर उनकी तरफ से फायर हुआ तो फायर गाड़ी पे लगा लगभग इस हाइट पर। वर्मा, उन लोगों की पोजीशन के एंगल के हिसाब से गोली गाड़ी पे कहीं नीचे लगनी चाहिए थी, इतनी ऊपर नहीं। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं गोली उन तीनों ने नहीं बल्कि किसी चौथे ने चलाई है? हाँ, जो ये चाहता था कि वो तीनों एनकाउंटर में मारे जाएं। और हो ना हो वर्मा, ये चौथा आदमी वही था जो नमन से लगातार फोन पे बात कर रहा था। ये तूने अच्छा नहीं किया। तू जानती नहीं मैं कौन हूं? जानती हो ना, आपकी ताकत का अच्छी तरह से अंदाजा है मुझे, इसीलिए तो नेताजी आपकी नस पकड़ी है मैंने। नेताजी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आप बहुत इज्जतदार हैं, पर क्या है ना, मैंने भी तो आपको अपनी इज्जत सौंपी है ना? साहब, यही हो रही है। ठीक है, तुम जाओ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि पार्टी आला कमान ने मुझे इस काबिल समझा। मीडिया के जरिए मैं देश की जनता और अपनी पार्टी को यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतरूंगी। धन्यवाद। सुनिए, नहीं, देखो तुम्हें टिकट चाहिए थी वो दे दी, अब और कुछ नहीं कर सकता। मदद तो तुम्हें करनी पड़ेगी मेरी, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, जानते हो तुम। अब कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारा भाई विक्रम गिरफ्तार हो गया है और तुम्हारा भी पर्दाफाश हो गया है। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है हमारे पास, रोशनी चौटाला। वैसे तो तेरी जबान बड़ी तेज चलती थी, आज अगर ताला लगाएगी तो ताला तोड़ना पड़ेगा। मैंने ही मारा है तीनों को, कमीनों ने धोखा दिया था मुझे। ये माधव गोयल की डील को इलीगल साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था मैंने, और इन तीनों ने 50 लाख की कमीशन अटका दी थी मेरी वजह से ही वो 25 करोड़ की जमीन तुम लोगों को माधव गोयल का 40 लाख का कर्जा देके मिली थी। अश्विन, मैं कहती हूँ कमीशन दे मेरी, कमीशन दे मेरी, नहीं तो क्या पुंछ पाड़े की मारी। देख अश्विन, मेरे से बात कर। पहले अश्विन अकेला था, अब दीवान बिल्डर्स मेरा भी है, और जिन रजिस्ट्रार के तलवे चाट कर तो इसका काम करती थी ना, अब वो खुद हाथ जोड़कर मेरा काम करेंगे। धीरन बलिया का भाई हूं मैं, तेरे जैसे दल्लों की जरूरत ना हमको। दल्ला नहीं, दल्ली है भाई। भाई लेकिन पिछला काम तो इसी ने करवाया था, दे दो पैसे। पैसे चाहिए तने, चल दे देंगे। अरे जैसे रजिस्ट्रार को दिखाती थी वैसा ही थोड़ा मटका झटका हम। हाथ कैसे लगाया तूने? ज्यादा बिजली ना चमका। जब मैं ठोकम पट्टी पे आ गया ना तो महिला मंडल में भी दुखड़ा ना रो पाएगी। कसम तो मैंने उसी दिन खा ली थी कि इन तीनों को मारकर दीवान बिल्डर्स का नामो निशान मिटा दूंगी मैं। बस फिर जब विक्रम जेल से आया तो उसके साथ मिलकर मैंने इन तीनों को मारने की प्लानिंग की थी, और नमन विक्रम को जेल में ही मिला था, और मुझसे विक्रम ने कहा था कि इन तीनों को हम नहीं मारेंगे, नमन से मरवाएंगे। इसीलिए सबसे पहले पैरोल पर मैंने नमन को छुड़वाया, और फिर नमन ने हिसार से अपने बाकी के वो जो दो साथी थे उनको बुलाया। बस अब किसी भी तरह करके उन तीनों को मुझे किसी ऐसी जगह पे बुलाना था जहां उन तीनों को एक साथ मार सकूं। इसीलिए सबसे पहले मैंने
प्रताप लहरी को मिलने के लिए बुलाया। देख प्रताप, अपना पिछला कमीशन तो मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास एक सौदा है जिसे तुम तीनों के अलावा कोई और खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकता। कहाँ का सौदा है? तुम बस इतना जान लो कि 50 करोड़ की जमीन तुम लोगों को 10 करोड़ में मिल जाएगी। सौदा मैं तभी बताऊंगी जब इस बार मेरा पूरा का पूरा कमीशन तुम लोग पहले दोगे, एडवांस में। बोल। डन। और वो बेवकूफ बड़ी आसानी से फंस गया मेरे झांसे में। फिर उसने वरुण और अश्विन को फोन लगाया और ये तीनों एक साथ मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए। अश्विन दीवान, मैं हूं। नजफगढ़ का पंजाबी तड़का ढाबा शूट आउट के सभी आरोपी पकड़ लिए गए हैं। महिला मंडल की अध्यक्षा रोशनी चौटाला मुख्य आरोपी है। सोमवार को पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दायर करेगी। हमारे देश में इंडियन आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गन पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन अभी भी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर इन जानलेवा हथियारों की खुलेआम खरीद फरोख्त होती है। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि वो गन पॉलिसी को और भी स्ट्रिक्ट बनाए ताकि किसी और बेकसूर को अपनी जान ना खोनी पड़े, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश का हाल भी पश्चिम देशों की तरह होगा। थैंक यू राजीव, आज आप हमारे साथ क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड में आए। थैंक यू सो मच अनूप, मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। आप लोग देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।